वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को सुप्रभात नमस्कार। कल हम लोग सूची पर्यावरण के अंतर्गत प्रश्न को समझ चुके हैं। इस तरह से प्रथम पाठ सूची पर्यावरण जो है समाप्त हो चुका है। आज हम लोग पाठ द्वितीय गुणवती कन्या पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी संस्कृत के पाठ 2 गुणवती कन्या को अपने सामने रखेंगे। सर्वप्रथम आज हम इस चैप्टर इस पाठ का परिचय बताना चाहेंगे। यह पाठ महाकवि दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित नामक गद्य काव्य के 6ठे उच्छ्वास 6ठे भाग से यह संपादित है। आचार्य दंडी परिष्कृत यानी प्रकांड गद्य शैली के जनक हैं। गद्य शैली में इनको महारत प्राप्त है। आचार्य दंडी को इन्हें आदि गद्यकार भी कहा जाता है, अर्थात इन्हें प्राचीन, आदि का मतलब होता है प्राचीन, है ना। गद्यकार अर्थात कहानीकार, कथाकार। गद्यकार का मतलब हुआ कहानीकार या कथाकार। ये प्राचीन गद्यकार अर्थात कथाकार के रूप में माने जाते हैं। इनके गद्य में, इनकी कथा में भाव, भाषा, रस तथा अलंकारों का अनुपम विशिष्ट समन्वय है। अर्थात इनके कथाओं में भाव, भावना, भाषा और रस तथा अलंकारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस कारण इनकी कथा जो है रोचक हो जाती है। ये पाठक के लिए पसंद किए जाते हैं। पाठक इनको, इनके द्वारा रचित कथा को पसंद करते हैं। भावानुकूल पदावली इनकी विशिष्टता है। इनकी कथाओं में जो विषय वस्तु है वह विशिष्टता का परिचायक है। उसमें क्या है कि मानव के उद्देश्य, मानव जीवन के उद्देश्य समाहित किए जाते हैं। अर्थात मानव उनको पढ़कर अगर अपने जीवन में उसको उतारे तो उसका जीवन सुखमय और सार्थक बन जाता है। इनकी भाषा में सुकुमारता, कोमलता, परिष्कार अर्थात शुद्ध रूप, प्रांजलता, प्रसाद और माधुर्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात इनकी कथाएं सब दृष्टिकोण से परिपूर्ण होती हैं। इनका पद लालित्य सर्वोपरि है। इनकी जो रचना है ललित अर्थात मन को रोचक करने की जो है ना विधा है वह सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। अतः इसलिए ये गद्य काव्य के महानायक, महाकवि, गद्य के प्रकांड रचनाकार माने जाते हैं।
यहाँ मित्रगुप्त अपने विचित्र वृत्तांत के अंतर्गत गोमिनी नामक कन्या की कथा सुनाता है, जो एक प्रस्थ है ना, एक मापक इकाई के रूप में माना जाता है। पहले क्या है कि हम आज 1 किलो 2 किलो है ना, इस तरह से क्या है कि जो मापक विधा प्रचलित है, उसी प्रकार उस समय 1 प्रस्थ 2 प्रस्थ इस तरह से मापक विधाएं प्रचलित होती थी। 1 प्रस्थ का मतलब होता है 32 फलों के बराबर। धान से एक व्यक्ति को संपूर्ण भोजन कराने का प्रबंध करती है। एक कन्या है जिसका नाम गोमिनी है। वह कन्या क्या है कि गुणवती कन्या है। गुणवती कन्या है। वह गुणवती कन्या किस प्रकार 1 प्रस्थ धान से एक व्यक्ति को किस प्रकार स्वादिष्ट भोजन कराती है, इसका इस कथा में वर्णन किया गया है। प्यारे छात्रों, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी वस्तु की संपूर्ण उपयोगिता को जानते हैं। वह वस्तु क्या है कि कितना उपयोगी है, इस विषय में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु की आंशिक उपयोगिता को ही क्या है कि ग्रहण करते हैं। उसकी और उपयोगिता या तो हम जानते नहीं हैं या जानबूझकर उसको क्या है कि छोड़ देते हैं। तो यहाँ किसी वस्तु की संपूर्ण उपयोगिता किस प्रकार हम करेंगे जिससे कि हमारा जीवन क्या है कि सुंदर हो जाए और हम एक वास्तव में एक बौद्धिक मानव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम एक बात संक्षेप में यहाँ पाठ को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी का जीवन जो होता है, जो लड़का या जो व्यक्ति विद्यार्थी के जीवन को एक तपस्या की भांति निर्वाह करता है, उसका आने वाला जो जीवन जो होता है, उसका भविष्य सुखमय हो जाता है। जो व्यक्ति इस विद्यार्थी जीवन को यूं ही बर्बाद कर देता है, तो समझ जाइए उसका आने वाला जीवन अंधकारमय हो जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहेंगे कि आप अपने विद्यार्थी जीवन को एक तपस्या से परिपूर्ण जीवन के रूप में बिताएं और शिक्षक का, माता पिता का, समाज का, समय का आदर करना सीखें, ताकि आपका जीवन समाज के लिए उपयोगी बने। नहीं तो यह जन्म, मानव जीवन, मानव का जन्म व्यर्थ ही बीत जाएगा।
चलिए इसके साथ ही आज हम द्वितीय पाठ गुणवती कन्या को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो इस चैप्टर में, इस पाठ में जो पंक्ति है उसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण, शुद्ध शुद्ध पढ़ने का निश्चित रूप से अभ्यास करेंगे। बार बार हम आप लोगों को कहते हैं कि संस्कृत का उच्चारण शुद्ध शुद्ध करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो हम चैप्टर को पढ़ने समझने के बाद एक बार नहीं, अगर एक बार में संभव नहीं है तो 2 बार में, 3 बार में शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। हमारा यह प्रयास होता है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वे लोग संस्कृत पढ़ने में निपुण हों, उसको समझने में निपुण हो जाए। तो आप लोगों का भी प्रयास अति आवश्यक है। चलिए देखिए, अस्ति द्रविडेषु कांची नाम नगरी। द्रविड़ देश में कांची नामक नगरी थी। एक द्रविड़ देश है, उस देश में कांची नामक नगरी थी। तस्यामने ककोटिसारः, तस्यामने ककोटिसारः श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारो नामासीत्। संस्कृत को स्लो में पढ़ेंगे। पहले संस्कृत को स्लो में पढ़ेंगे। संस्कृत को अगर एकाएक अगर फास्ट में पढ़िएगा तो कभी नहीं आएगा। इसलिए संस्कृत को स्लो में पढ़ेंगे। आप लोग को समझाने के लिए ही हम संस्कृत को का उच्चारण जो वाक्य है उसको स्लो में लेकर चल रहे हैं। चूँकि पढ़ने में, हमारे साथ पढ़ने में जिस ढंग से हम पढ़ रहे हैं उस ढंग से आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो संस्कृत को अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभ्यास नहीं है, तो स्लो में पढ़िएगा। हम आप लोगों को समझने के लिए ही स्लो में पढ़ रहे हैं, है ना। नहीं तो क्या है कि हम फास्ट में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फास्ट में अगर पढ़ेंगे, तेजी से पढ़ेंगे तो आप लोग को परेशानी होगा। इसलिए हम स्लो में लेकर चल रहे हैं। देखिए, तस्यामने ककोटिसारः श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारो नामासीत्। चलिए, तस्या उसमें ककोटिसारः करोड़पति, हाँ, श्रेष्ठीपुत्रः बनिए का बेटा, शक्तिकुमारो नामासीत्, शक्तिकुमार नाम के थे। चलिए इसका वाक्य पूर्ण कीजिए। उसमें करोड़पति सेठ का पुत्र शक्तिकुमार रहता था। उस नगर में सो अष्टादश वर्ष देशीय चिंता मापन्नः नास्त्य दाराणाम अन्नुगुणदाराणाम वा सुखम। देखिए, अष्टादश का मतलब होता है 18 वर्ष की आयु में उसने सोचा, विचार किया। किसने? शक्तिकुमार ने।
उसने विचार किया कि स्त्री से रहितों को या अनुचित गुणों वाली स्त्रियों वाले लोगों को सुख नहीं मिलता। घर गृहस्थी को चलाने के लिए स्त्री की आवश्यकता है। अगर स्त्री नहीं है तो गृहस्थ जीवन नहीं होगा। तो इस वाक्य में कहा गया है कि स्त्री नहीं रहने पर भी ये पुरुष क्या है कि अपना घर गृहस्थी नहीं चला सकते हैं, उनको कष्ट होगा। और जिस घर में गुणवती स्त्री नहीं है, अर्थात गुण से संपन्न स्त्री नहीं है, उसको भी कष्ट है। चूंकि संस्कृत में कहा जाता है कि गुणवती स्त्रियां जो होती है घर की लक्ष्मी होती है ना। तो गुणवती स्त्री के होने से अभाव में भी घर संपन्न हो जाता है ना। अगर घर में अभाव भी है तो गुणवती स्त्री घर में है तो वह घर संपदाओं से परिपूर्ण हो जाता है ना। तो वही शक्ति कुमार ने सोचा कि जिसके पास स्त्री नहीं है उसका भी जीवन कष्टमय है, और जिसके पास स्त्री है लेकिन गुणवती नहीं है उसका भी जीवन कष्टमय हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तत्कथन नु गुणवद विंदेयन कलत्रम, तो क्यों ना सुलक्षणा लक्षण से युक्त स्त्री को पाया जाए। चलिए। स वस्त्रांत पिनद्ध शाली प्रस्थो दार ग्रहणाय भुवम भ्रमत। उसके बाद उसने क्या किया कि वह वस्त्र के छोर पर प्रस्थ अर्थात 32 पलों की माप के बराबर धान, जो भूसी युक्त चावल होता है, बांधकर संसार में घूमने लगा। किस लिए? तो सुलक्षणा स्त्री की खोज में। यां कामपि लक्षणवतीं कन्यां विलोक्य स पृच्छति भद्रे शक्नोषि किमनेन शाली प्रस्थेन गुण वदन्नम अस्मान् भोजयितुम्। देखेंगे किसी भी और रास्ते में किसी भी सुलक्षणा कन्या को देखकर वह शक्ति कुमार पूछता कि हे भद्रे, इन प्रस्थ मात्र धान से क्या हमें स्वादिष्ट भोजन करा सकती हो? प्रस्थ मात्र सिर्फ धान है, उस धान से स्वादिष्ट भोजन कराना है। देखिए, एवं कृते स हसिता वधूतः गृहाद् गृहं प्रविश्य भ्रमत। देखेंगे इस तरह से ऐसा शक्ति कुमार पूछता था स्त्री से, और वह स्त्री उसको अपमानित करते हुए, उस पर हंसते हुए क्या है कि चली जाती थी। इस प्रकार वह शक्ति कुमार सुलक्षणा स्त्री की तलाश में घूमने लगा। यारे छात्रों, गृह कार्य के रूप में आप लोग इस अनुच्छेद का जो शब्दार्थ पुस्तक में दिया हुआ है उसको आप
निश्चित रूप से स्मरण कर लेंगे। आज का आप लोगों का यह गृह कार्य हुआ। अगले दिन हम अनुच्छेद 2 से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।